All right, everyone. In last class, in joint stock company, I discussed about the sole proprietorship. What is the feature of sole proprietorship, advantage and disadvantage of sole proprietorship, and some definitions of joint stock company. In today's class, we move further and I discuss about first what is artificial person. See, बिफोर मूविंग डिस्कसिंग आर्टिफिशियल पर्सन, हम लोग एक बात पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में। कंपनी जो होती है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो एक लीगल पर्सनैलिटी हो जाती है। कंपनी का अपना एक पर्सनल स्टेटस हो जाता है। कंपनी जो होती है उसके बाद अपना प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कंपनी एसेट होल्ड करती है, कंपनी लायबिलिटीज होल्ड करती है, कंपनी किसी के ऊपर में सू कर सकती है, मतलब कंपनी किसी के ऊपर में केस फाइल कर सकती है। तो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन होता है कि जब क्या कंपनी कोई रियल पर्सन है क्या? अगर कोई आदमी एक काम इतना ज्यादा कर रहा है एक साथ कि वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, वो सू भी कर रहा है, वो जो है वो एसेट भी होल्ड कर रहा है, वो लायबिलिटी भी होल्ड कर रहा है, तो क्वेश्चन है जाते कि कंपनी एक रियल पर्सन है क्या सामने से? तो सामने खड़ा आदमी रिप्लाई देता है कि नहीं, कंपनी एक रियल पर्सन नहीं होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कहा जाता है कि अगर हम लॉ की नजर से देखेंगे, अगर हम लॉ के गूगल्स लगा के देखेंगे तो लॉ जो होती है वो कंपनी को एज ए पर्सन ट्रीट करती है, बट और ये पर्सन जो होता है वो मूवेबल नहीं होता है, मतलब ये इसमें जो होती है वो लिविंग नहीं होती, इसलिए इसको कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करती है। लॉ की नजर में देखा जाए, जहाँ पे जिसको एक लीगल एंटिटी प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे जिसको लॉ की नजर में एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन को कहते हैं। कारण कि अगर हम लॉ की नजरों से देखें तो कंपनी जो होता है वहां पे एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह देखा जाता है, एज ए पर्सन की तरह देखा जा सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि एज ए पर्सन की तरह देखा जाता है, बट वो पर्सन लिविंग बीइंग नहीं होता है, उसके अंदर में कोई जान नहीं होती है, इटसेल्फ वर्क परफॉर्म नहीं करता है। हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ में, आई थिंक दो तरीके के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया जैसे फॉर्म हो गया, कंपनी जो हो गई या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। इसी तरह जो होती है वो कंपनी कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती है, इसीलिए जो होता है वो कंपनी को एज ए आर्टिफिशियल पर्सन की तरह देखा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में डेफिनेशंस थे। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है, जो बार-बार पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस और सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस और सेपरेट लीगल एंटिटी के कांसेप्ट को हम एक्सप्लेन समझते हैं कुछ इस तरह से कि हम ये बात समझते हैं कि जैसे अभी हमने बोला कि कंपनी जो होती है वो कोई कंपनी क्यों ओपन होती है, कोई इंसान प्रॉफिट अर्न के लिए कंपनी क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज कि इंसानों से अलग कंपनी के अपने कुछ लीगल राइट्स होते हैं। हम जानते हैं कि कंपनी जो होती है वो बहुत तरीके से, बहुत जगह से जो होती है वो कंपनी को फंड लेती है, वो फंड देती है, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कुछ वर्क करती है। कंपनी को जो होता है वो बार-बार वो ट्रांजैक्शन का काम करती है, इसलिए कंपनी को जो होते हैं वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं कंपनी को। यहाँ पे हम सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस के कांसेप्ट को हम समझते हैं कुछ इस तरह से कि जब हमने वहां पे पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में, हम 4 प्रोसेस पढ़े थे। सबसे पहला था प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वहां पे जो सबसे पहला हमारे पास था प्रमोशन। प्रमोटर्स क्या होता है? प्रमोटर्स वो एक इंसान होता है जहां कंपनी उसके कंपनी को आइडिया जो आए कंपनी खोलने से लेके और कंपनी के ओपन करने तक का जितना सारा काम होगा वो सारा किसके हाथ में होता था? वहां प्रमोटर्स के हाथ में होता था। और सेकंड स्टेज जो आता था हमारे पास क्या आता था? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को रजिस्टर करना, जो कि कंपनी के खोलने के 30 दिन के अंदर में करवाना जरूरी होता है। तो जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देते थे, जब रजिस्टर ऑफिस के पास हम सारा डॉक्यूमेंट लेके जाते थे, रेडी कर देते, तो जब हमारा कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता था तो वहां कहा जाता है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद कंपनी को जो होता है वो एक लीगल स्टेटस मिलता है, कंपनी एक लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसको हम कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि हम आगे एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ में समझेंगे। जब कंपनी एक लीगल स्टेटस हो जाता है, जब कंपनी एक लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है, तो कहा जाता है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। कंपनी जो होती है अगर कोई भी कंपनी कुछ भी करेगी, अगर जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप केस में हमने देखा था, मान लीजिए कि कोई डील हो रहा है XYZ और ABC के बीच में, ABC की वर्सेस XYZ के बीच में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का केस में ये माना जाता था कि यहाँ पे जो होता है वो ऑन कंट्रोल और मैनेज सिर्फ एक आदमी के हाथ में होता था। मतलब उस आदमी का जो बिजनेस था वो आदमी के नाम से जाना जाता था, लेकिन नहीं कि वो बिजनेस अपने नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस वर्क नहीं करता था, यहाँ पे सिर्फ ऑन कंट्रोल और मैनेज जो होता था वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में होता था। लेकिन अगर हम सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये कंपनी के ऊपर लागू होता है और कंपनी एक बिग एंटिटी होती है। जैसे हम बात करें तो कोका कोला, तो कोका कोला अपने नाम से जानी जाती है, कोका कोला के मालिक के नाम से जाना जाता है कि ये इस आदमी की कंपनी है।
वो सिर्फ यहाँ पे होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। तो कहा जाता है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो कंपनी और उसके मेंबर्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके बाद कंपनी कुछ भी करेगा तो वो अपने नाम से करेगा, उसको उसके मेंबर से कोई मतलब नहीं होता। कंपनी और मेंबर के बीच में एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नाम का जो होता है वो दीवार बन जाता है। इसके बाद कंपनी कोई प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो वो अपने नाम से करेगा, कोई सू करेगा तो वो अपने नाम से करेगा, कोई एसेट होल्ड करेगा तो अपने नाम से करेगा, कोई लायबिलिटी होल्ड करेगा तो वो भी जो होगा वो कंपनी अपने नाम से करेगा। इसके ऊपर जो होगा वो इसका और इसके मेंबर का जो होता है वो कोई मतलब नहीं होता इसके मेंबर को। इसी चीज को सेपरेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का केस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सामने अगर इस चीज को एग्जांपल दे कि मान चलिए कि कोका कोला की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है कहीं पे, तो या फिर हम ये इस एग्जांपल से छोड़ के दूसरे एग्जांपल से कि मान चलिए एबीसी एक कंपनी है वर्सेस वो दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है, मान के चलिए कि एक एबीसी कंपनी है, इसने किसके साथ डील किया, मान के चलिए इसने विराट के साथ डील किया। तो इस केस में ये देखने को मिलेगा कि ये कंपनी जो होगी वो एबीसी कंपनी अपने नाम से डायरेक्ट विराट के साथ डील करेगी। इसका कोई मेंबर ना तो डीलिंग में पार्टिसिपेट लेगा, ना कंपनी का कोई शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करेगा, ना कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेगा, ना प्रेसिडेंट कंपनी का पार्टिसिपेट करेगा। ये कंपनी खुद अपने नाम से डायरेक्ट विराट के साथ डील करेगी। अगर ये विराट के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रही है तो यहाँ पे जो डील बनेगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने का एग्रीमेंट जो बनेगा वो एबीसी कंपनी वर्सेस विराट बनेगा, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद जो होते हैं वो अपने मेंबर से बिल्कुल जो क्या हो जाती है वो अलग हो जाती है। इसको इसके मेंबर से जो होता है वो लेना देना नहीं होता है। इसी को बेस पे हम आगे जाके पढ़ेंगे लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट डील जो होता है वो इसी का एक बेस्ट एग्जांपल होता है जिसको हम समझेंगे आगे जाके यहाँ पे। तो यहाँ जो कंपनी डील करेगी वो कंपनी अपने नाम से विराट के पास डील करेगी। यहाँ पे जब एग्रीमेंट बनेगा तो एबीसी कंपनी वर्सेस विराट डील बनेगा, नहीं कि यहाँ के किसी कंपनी के मेंबर्स के नाम से डील बनेगा। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद मेंबर्स और कंपनी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। दूसरा जो हमारे इसके पास इंपॉर्टेंट फीचर है वो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसके, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आता है इसका सैल्मन और सैल्मन का केस। वो किसी समझते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में किसी को डॉट हो तो बोलो। सॉरी ओके, तो हम जो है नेक्स्ट हम समझते हैं सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस। ठीक है ज्यादा नहीं दिखती, ज्यादा बड़ा ठीक है। नीचे तक कहाँ तक जाना है ये बताना। थोड़ा बड़ा लिखिए, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या करना है? बड़ा लिखिए, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ज्यादा ना तो पता चला 4 क्लास में लिखा है कंपनी लॉ 6 क्लास लगा है, ये तो 7-8 क्लास है। प्रेजेंटेशन ऐसा थोड़ी होता है, इतना रिक्वायर्ड ही नहीं है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे या तो एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं इतना डिटेल ओरिएंटेड का जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंटेशन आपका प्लस पॉइंट तो साथ ही में खत्म नहीं होगा। आप क्या क्लास में आप क्लास कर रहे थे
ये कोई बात नहीं हुई मैम। एक मिनट यहाँ पे हम सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस पर मेरा एलिमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में रखा एलिमेंट ऑफ कंपनी का आपको कवर होता है। एलिमेंट ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ कंपनी कवर है ना। यस मैम, कोशिश करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के केस में सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस होता है। यहाँ पे ऐसा था कि सैल्मन जो होता है वो एक कंपनी खोलता है और जिस कंपनी को वो क्या करता है 3800 पॉइंट में क्या करता है वो बेच देता है। बोला जाता है कि कंपनी क्या सैल्मन का रहता है ओपन करता है खुद अपनी कंपनी और ये 3800 पॉइंट में क्या करता है कंपनी को बेच देता है। अगर बात करें कंपनी के शेयर के पास तो कंपनी का जो होता है वो 40,000 पॉइंट के कंपनी के पास शेयर थे जिसमें 25 पॉइंट का जो शेयर करते ये एक पॉइंट का एक शेयर का प्राइस। अब देखा जाए तो कंपनी की जो क्या थे 7 सब्सक्राइबर्स थे कंपनी के जिसमें एक सैल्मन था कुछ एक उसकी वाइफ एक डॉटर थी और 4 बेटे थे जिसमें सबके पास एक एक सब्सक्राइबर्स था और सैल्मन जो थे वो सॉरी शेयर था और सैल्मन जो थे वो 20,000 शेयर था इसके पास और 10,000 के क्या थे इसके पास डिवेंचर्स। सैल्मन भाई तो नहीं था क्या क्या वो सुमित? नहीं, मुझे लगा सैल्मन भाई था। तो क्या था कि एक साल बाद क्या क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाऊँ उसका क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग में समझ नहीं आया क्या? नहीं कंटिन्यू करो। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक साल बाद कंपनी जो थी वो लिक्विडेशन में चली जाती है और जब कंपनी का एसेट और लायबिलिटीज वो देखा जाता है तो कंपनी के पास जो थे वो टोटल 17,000 कंपनी के पास एसेट थे और 17,000 कंपनी के पास लायबिलिटीज थे और 6,000 की जो थी वो एसेट थी। जिस 17,000 में से 10,000 जो था वो सैल्मन्स को देना था और 7,000 किसी अनसिक्योर क्रेडिटर्स को देना था। अब ये होता है कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो होता है वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है कि पैसा जो है वो पहले मुझे मिलना चाहिए। जब वो कोर्ट देखता है इस चीज को तो बोलता है कि और ये इसलिए केस फाइल करता है कि बोलता है कि ये कंपनी जो है वो सैल्मन की एक एजेंट है और जहां पे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो होता है वो वर्क नहीं करता है इसीलिए पैसा पहले जो है वो मुझे मिलना चाहिए। अनसिक्योर क्रेडिटर जो होता है वो केस फाइल कर देता है। जब कोर्ट इस बात को देखता है तो वो ये चीज कहता है कि एज ए डिवेंचर होल्डर जो है वो माना कि ये कंपनी सैल्मन की एक एजेंट है लेकिन एज ए डिवेंचर होल्डर जो है वो सैल्मन को जो होगा वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स के ऊपर क्या मिलेगी प्रायोरिटी मिलेगी और पैसा जो होगा वो सबसे पहले जो होगा वो इसी को मिलेगा। तो यही हमारे पास सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस था। करते हैं हम इससे भी शॉर्ट पे है। मैं इसको भी 15 मिनट ले जाने वाला था आपके चक्कर में शॉर्ट कर दिया। ओके, दूसरे फीचर की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का केस क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल लीगल पोर्शन में हमने पढ़ा है कि कंपनी और मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद और बहुत सारे केस में हमने बिजनेस मैनेजर में बार-बार ये चीज पढ़ा भी था कि कंपनी और मेंबर्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो परपेचुअल सक्सेशन का केस ये कहता है कि कंपनी जो होता है वो क्या होता है एज ए कंपनी में हम बात करते हैं एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जो कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किसी टारगेट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। परपेचुअल सक्सेशन ये कहता है कि उस कंपनी को या तो कोई मेंबर ज्वाइन करे या कंपनी को छोड़ के चले जाए उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है? तो हमने अभी भी पढ़ा है कि आर्टिफिशियल लीगल एग्जिस्टेंस में जब कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो कंपनी का जो होता है वो उसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता। अगर कोई मेंबर कंपनी आके ज्वाइन भी करे कोई मेंबर आके छोड़ भी दे तो कंपनी कभी बंद नहीं होती है। कंपनी जो होती है वो हमेशा ही चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। इसको एग्जांपल से काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। मान के चलिए कि ए बी सी डी दिख रहा है
मान के चलिए कि ABCD जो होते हैं वो कंपनी के कोई 4 मेंबर्स थे, जिसमें से ये मान के चलते हैं CD जो होते हैं वो शेयर होल्डर थे, कंपनी के जो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करके रखे थे, जिसमें से एक ये AB जो थे वो मान के चलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। अब क्या हो गया कि ये लोग किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे थे, गाड़ी से एकदम खुश थे क्योंकि उस साल सॉरी कंपनी के पार्टी सेलिब्रेशन में जा रहे थे ये लोग, क्योंकि उस टाइम कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके रखा था, तो ये लोग सेलिब्रेशन में जा रहे थे। ये चारों आदमी एक ही कार में बैठ के जा रहे थे, जो कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स थे और कंपनी के जो थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। अब ये होता है कि कुछ देर बाद आगे जाने के बाद ये लोग जो थे इनकी कार एक्सीडेंट कर जाती है, और इन केस ये चारों के चारों का क्या हो जाता है, वहां पे उनका डेथ हो जाता है। अब बात क्वेश्चन ये रह जाता है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही जो चले गए, जिनके हाथ में टॉप लेवल मैनेजमेंट का सारा वो होता है, जो कंपनी का शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी में सारा पैसा लगाते हैं, चले गए, तो क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इनके सारे मेंबर्स तो मर गए, चले गए, तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो जवाब आता है कि नहीं। क्यों नहीं होगा? इसका जवाब ये होता है कि जब कोई भी आदमी शेयर होल्डर जो होता है, जो कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करता है, तो उसको शेयर सब्सक्राइब करते टाइम जो फॉर्म भराया जाता है, उसमें एक और फॉर्म भराया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनी फॉर्म कहते हैं, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर वो शेयर होल्डर उसमें भरवाया जाता है कि अगर आपके साथ इंसॉल्वेंसी, डेथ या किसी भी केस हो जाता है, तो आपका जो शेयर है वो डायरेक्ट आपके नॉमिनी के पास ट्रांसफर हो जाता है, सीधा आपके नॉमिनी के पास चला जाएगा, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाएगा। अब ये नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही आदमी होता है जिसका नाम शेयर होल्डर उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनीज के फॉर्म में जो होता है वो भर के रखता है। तो अगर इन केस अगर इसका डेथ हो जाता है, तो इसका जो जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे किसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑलरेडी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनीज के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर गए, शेयर होल्डर्स मर गए तो कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी किसी की मेंबर आने और जाने से जो होती है वो मेंबर बंद नहीं होता है। ये शेयर होल्डर्स के पास नॉमिनीज का फॉर्म इसीलिए ही भरवाया जाता है कि इसका जो होता है वो डायरेक्ट इसके इंसॉल्वेंसी के बाद इसका जितना भी शेयर होगा वो सारा इसके नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे कंसेप्ट क्लियर होता है कि कंपनी के किसी भी मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी के ऊपर जो होता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी हमेशा चलते रहती है, चाहे कोई मेंबर आए चाहे कोई मेंबर जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं, आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को हम डायरेक्ट तो नहीं समझते, उसको एग्जांपल से समझते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को क्या होता है, मान के चलिए कि बोर्ड दिख रहा है के लिए, मान के चलिए कि हमारे पास जो है वो एक ये बहुत बड़ा एक पिज्जा का स्लाइस है, यहाँ तक ही है ये लास्ट यहाँ तक दिख रहा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर को कुछ इस तरह से कि मान के चलिए कि हमारे पास ये पूरा बहुत बड़ा जो है वो एक पिज्जा है हमारे पास, जिसको हम पिज्जा है तो ऑब्वियसली बात है कि एकदम पूरा डबल चीज पिज्जा है, और आप जो होते हैं वो ऑब्वियसली बात है कि इतना बड़ा डबल चीज पिज्जा है तो आप अकेले तो खा सकते नहीं है, क्योंकि डबल चीज पिज्जा है, कितना भी खाएंगे अकेले तो आप इतना बड़ा पिज्जा जो है वो खा सकते नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि आपको अपना पिज्जा जो क्या करना पड़ेगा वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। कि आपके पास जब इस पिज्जे का आप टुकड़ा करके आप क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दोस्तों के साथ जो होगा क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पिज्जा है आप कितना भी खा सकते हैं, तो जिसको आधा खा लेंगे, 1/4 खा लेंगे या 1/3 खा लेंगे, पूरा तो नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत लार्ज साइज क्या है एक चीज पिज्जा। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो होगा आपको अपने दोस्तों के साथ जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, इसको जो होगा वो क्या शेयर करना पड़ेगा। इस लार्ज साइज पिज्जा को आप मान लीजिए कैपिटल, और इसको जो हम स्मॉल साइज करके हम अपने दोस्तों में ट्रांसफर करते हैं उसको मान लीजिए क्या, आप मान लीजिए उसको जो होता है वो क्या शेयर्स है।
कैपिटल जो होती है वो कंपनी की सब कुछ होती है। अब कोई एक आदमी जो है, सिंगल आदमी पूरा कैपिटल होल्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतना वो नहीं होता है कि एक सिंगल आदमी जो होता है अपना सारा का सारा कैपिटल जो होगा वो होल्ड करेगा। तो कंपनी क्या करती है कि इस कैपिटल को जो है वो ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, वो ट्रांसफर करती है। अब क्या होता है यहाँ पे शेयर होल्डर्स क्या करती है, ट्रांसफर करते हैं। कि ऑब्वियसली बात है कि इतना बड़ा लार्ज साइज पिज्जा आप अकेले खा नहीं सकते। आप कुछ भी करें, या तो आपके पास एक ही ऑप्शन, या तो आप जितना खाओ उसके बाद फेंक दो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो वो पिज्जा आपका कैपिटल हो जाता है, और जो आप उसको ट्रांसफर करके जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम शेयर कहते हैं। तो कैपिटल जो होती है वो कंपनी की सब कुछ होती है। कोई एक आदमी जो होता है वो पूरे कैपिटल को होल्ड नहीं कर सकता अपने पास। उसको जो होता है वो कैपिटल जो होती है वो कंपनी की बहुत बड़ी रेंज की चीज होती है, वो एक आदमी होल्ड नहीं कर सकता। उसको डिवाइड करके कंपनी जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि एक आदमी मान लीजिए जो है वो ए बी सी डी, यहाँ पे 4 आदमी जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने 4 शेयर कंपनी के सब्सक्राइब किए। तो एक आदमी तो सिर्फ इतना ही स्पेस फुल कर सकता है, बी इतना कर सकता है, सी इतना कर सकता है, डी इतना कर सकता है। एक आदमी तो पूरे शेयर का जो होता है वो कंपनी के कैपिटल को फुलफिलमेंट नहीं कर सकता है। एक ही आदमी जो होता है वो सब कुछ पूरा शेयर को होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसमें मान के चलिए कि ए ने इतना किया, बी ने इतना किया, सी ने इतना किया, डी ने इतना किया। अब क्वेश्चन राइट हो सकता है कि इन केस इसमें से कोई भी सब्सक्राइबर इन फ्यूचर आके हमको ये बात बोलता है कि हमको इस कंपनी के साथ वर्क नहीं करना है, हमको इस कंपनी के साथ काम नहीं करना है। कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ रीजन हो सकता है कि वो बोल दे कि हम इसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, हमको इसको कंपनी को छोड़ना है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये लॉज में है, क्या कंपनी एक्ट में है, न्यू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये बात है कि कोई भी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का वो बीच में कंपनी को छोड़ के जा सकता है। तो जवाब आता है कि हाँ है, लेकिन वो कभी तभी छोड़ के जा सकता है जब ये अपना शेयर जो होगा वो किसी और को ट्रांसफर कर दे। वो अपना शेयर किसी और को दे दे, इसके बाद जाके जो होगा वो क्या होगा, वो कंपनी छोड़ के जा सकता है। ये जो है वो लॉज में है। लेकिन जब तक वो अपना शेयर किसी और के ऊपर में ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक वो कंपनी छोड़ के जो होगा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। वो अपना शेयर जो होगा वो किसी और को ट्रांसफर कर दे, और ट्रांसफर करने के बाद ये जगह जो होगा, मान लीजिए बी कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, तो उसको जो होता है वो तो बी उसको जो होता है तो वो बी जो होगा वो अपना शेयर्स किसी और के पास ट्रांसफर करके जाए, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रूल है। इसके बाद जो है वो इस कंपनी को छोड़ के जा सकता है। तो इसी ट्रांसफरेबिलिटी के प्रोसेस को जो होता है वो हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहते हैं। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे इसको, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहते हैं। कहा जाता है कि ये पब्लिक कंपनी में तो इजी हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं काफी ज्यादा। इसीलिए जो होता है वो प्राइवेट कंपनी में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी का प्रोसेस जो होता है वो काफी ज्यादा इजीली हो सकता है, काफी इजीली ये प्रोसेस को कैरी किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहते हैं। कि वो आदमी तो कंपनी छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो अपना शेयर जो होगा वो किसी और को ट्रांसफर कर देगा, तब वो जो चाहे तो वो कंपनी छोड़ के जा सकता है। तो एक आदमी जो होगा वो कंपनी की पूरी कैपिटल होल्ड नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं, क्योंकि कैपिटल कंपनी की एक बिग एंटिटी होती है। इसीलिए कंपनी जो होती है वो अपने कैपिटल्स को टुकड़ों में डिवाइड करके अपने शेयर मैम कोई वेटिंग में है, एक्सक्यूज मी। यस, कोई वेटिंग में है दुर्गेश। वेटिंग में कौन? पवन, सीमा और प्रिया। थोड़ा हाई कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करने का कोशिश करिए। आप एकदम इधर ही देर कंटेंट मत बोलिए। देखिए एक्सप्लेनेशन वाला बहुत अच्छा है। बनकर रखा है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे होता है हमारे पास कॉमन सील। यस मैम। एक चीज होता है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पावर में कहीं कोई कंप्लीट नहीं, लोग से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ये स्पेशलिटी है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर आप अपना बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक तो आई कांटेक्ट होता है, इससे आपको बहुत फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम पता नहीं होगा तो आगे ये कंटिन्यू रहेगा। ये जो आपका स्लिप्स है, ये जो आपका बैंड है, ये आपका पूरा पर्सनैलिटी खराब कर देगा, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप मॉडल हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपका एपियरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ये सब में थोड़ा वर्कआउट करिए। कॉमन सेल्स की बात करते हैं तो कॉमन सेल में हम अभी जब हमने शुरू में इसके फीचर्स डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने बात किया था कि वहाँ पे कॉमन कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब वो इटसेल्फ जो होता है वो कोई भी परफॉर्म नहीं करती है। और मैंने ये भी बात बोला कि कंपनी काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन करती है, तो कंपनी कुछ ट्रांजैक्शन करती है तो उसके लिए वो काफी ज्यादा तो काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन करती है कंपनी, तो उसके लिए कंपनी को बहुत सारा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कंपनी को एग्रीमेंट बनाएगा तो वो कंपनी जो होता है वो एग्रीमेंट बनाएगा तो वो खुद तो एग्रीमेंट पेपर पे साइन करेगा नहीं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लिविंग बीइंग है तो नहीं कि कंपनी मान के चलिए किसी एबीसी पर्सन के साथ, जैसे मैंने विराट के साथ किया तो विराट के साथ डील करेगा तो विराट साइन कर देगा क्योंकि विराट एक नेचुरल पर्सन होता है। लेकिन कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसीलिए जो है वो खुद तो साइन नहीं करेगा। तो फिर उसी के लिए जो बनाया गया जिसको कहा जाता है कॉमन सील, जो कंपनी का एक ऑफिशियल स्टाम्प होता है जिसको एग्रीमेंट पेपर पे लगा के जो होता है वो एग्रीमेंट पेपर को क्या किया जाता है, ऑथेंटिकेट बनाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन सील कहते हैं, जो कि कंपनी का जो होता है वो एक ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि स्टाम्प होता है या ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, कंपनी को इटसेल्फ परफॉर्म करती नहीं कि खुद जाके एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर दे। इसीलिए जो होता है वो कॉमन सील बनाया गया है, जिसको कंपनी का जो होता है वो ऑफिशियल स्टाम्प हम कह सकते हैं, जिसको लगा के जो होता है कंपनी उस एग्रीमेंट पेपर को क्या किया जाता है, ऑथेंटिकेट बनाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन सील कहते हैं। आपके चक्कर में हमें भगाना पड़ रहा है, मुझे स्पीड में इतना मेहनत करके आया था, आपने सारा मेहनत करवा दी। उसके बाद में टाइम भी देते हैं ना, तो अगर एग्जाम अनाउंस हो गया है टाइम भी देते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना, नेट ऑफ कर देगा गाना से आपकी क्लास नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप और कंट्रोल केस में ये कहा जाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, यानी शेयर होल्डर के पास जो होता है वो कंपनी मैनेजमेंट को रन करने का जो होता है वो उसके पास कोई पावर नहीं होता है। शेयर होल्डर के पास सिर्फ इतना पावर होता है कि वो कंपनी में जो होता है वो अपना पैसा क्या कर सकता है, शेयर कंपनी का शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, कंपनी वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन कंपनी के ना तो वो मैनेजमेंट्स को रन करेगा ना वो कंपनी का पॉलिसीज फॉर्म करेगा। इसको हम कुछ इस तरह से, इसको भी हम अगर चाहें तो एग्जांपल से हम समझा देते हैं, नॉर्मली समझा तो ठीक है। इसी को कहा जाता है कि कंपनी जो होगा वो ऑनर्स मतलब शेयर होल्डर जो होगा वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो शेयर होल्ड करेगा कंपनी के, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। और जितना भी कंट्रोल होता है वो सारा का सारा किसके हाथ में होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना या फिर कंपनी का जो होता है जितने भी पॉलिसीज बनाना या मैन मटेरियल जो भी रिक्रूटमेंट करना, वो सब सारा किसके हाथ में होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, या फिर टॉप मिडिल या लोअर लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होता है, वो जो होगा वो शेयर होल्डर के हाथ में नहीं होता है। तो शॉर्ट में यही के सीसी को हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। मैं एग्जांपल समझा रहा था, क्लियर समझ रहा है। नेक्स्ट होता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में हम वही प्रोसेस करते हैं कि ये काम होता है वो कंपनी एक स्वेच्छा से बनाया हुआ कंपनी होता है जो कि अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, इसके कोई मेंबर्स आए और जाए इससे जो है वो कंपनी के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ये हो जाता है कि नेक्स्ट हमारे पास आखिरी जिसके फीचर्स आते हैं वो क्या आते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, जिसमें जो कहा जाता है कि इसके कंपनी के जितने भी कैपिटल होते हैं उसको लार्ज नंबर में डिवाइड किया जाता है, जिसकी स्मॉल वैल्यू होती है इससे जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या कर सके, इसको खरीद सके। इसी को क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो थैंक यू ऑल, इट इज ऑल अबाउट जर्नलिस्ट। थैंक यू।
प्लेटफॉर्म